गुड इवनिंग ऑल। आज की क्लास में एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ रूसो पर हम डिस्कशन करेंगे। तो रूसो के बारे में आप सब जानते होंगे कि रूसो जो हैं वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के एक बड़े फिगर हैं। और इन्होंने अपने जो किताबें हैं, अपनी पुस्तकें हैं, बहुत सारी आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है नाम सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना, प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड साइंस है आपका, एमआईएल या एमिल जो कहिए इसका, जो फेमस रूसो की बुक है। तो इन सभी बुक्स के थ्रू इन्होंने क्या किया है, समाज के लिए शिक्षा के क्षेत्र में काफी कुछ काम किए हुए हैं। हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है वो अपने सिलेबस में मेंशन जो कंटेंट है उसको पढ़ना है, उसको समझना है। तो मैं रूसो का शिक्षा के क्षेत्र में जो काम रहा है उसको ही जानना है। तो बात करते हैं रूसो के बायोग्राफी को, देखते हैं। तो इनका जन्म 28 जुलाई, इसको आप नोट कर चुके हैं कल की क्लास में भी। तो 28 जुलाई 1712 में इनका जन्म हुआ। और सॉरी, 28 जून है ये, हाँ। और 2 जुलाई 1778 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने कुछ फेमस बुक्स लिखी हैं जिनके नाम हैं द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड साइंस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एमिल, न्यू हेलोइसी। रूसो का शिक्षा दर्शन जो है पूरी तरह से वो प्रकृतिवादी है। रूसो को प्रकृतिवादी विचारधारा का शिक्षा में उपयोग करने का एक श्रेय भी जाता है। इस वजह से इनको हम पायनियर फिगर भी मानते हैं, जिन्होंने प्रकृतिवाद को बहुत ज्यादा गहनता से पढ़ा, समझा और उसका फिर शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग हो सकता है उस पर अपनी राय दी है। ठीक है। रूसो के एजुकेशनल थॉट्स क्या क्या हैं, उनके शैक्षिक विचार क्या हैं, जानते हैं। तो देखिए, रूसो वॉज अ स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इसको लिख सकते हैं आप, रूसो परंपरागत शिक्षा व्यवस्था के बहुत बड़े विरोधी थे। रूसो परंपरागत शिक्षा के बहुत बड़े आलोचक थे, या विरोधी जो आप कहना चाहें कह सकते हैं। ही वॉज अगेंस्ट फीडिंग नॉलेज टू स्टूडेंट्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग। ये किसी भी बच्चे को उसकी समझ का विकास किए बिना ज्ञान देने के विरोध में थे। कारण क्या है कि हम किसी बच्चे को अगर नॉलेज दे रहे हैं, पहली बात तो नॉलेज बच्चे को तभी मिलेगी जब उसके रिफ्लेक्टिव लेवल तक ऑब्जेक्टिव पूरे हो पाएंगे। ठीक है। तो इनका मानना ये था कि किसी बच्चे को जब कुछ पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, तो उसकी समझ का विकास हो सके, ताकि वो उस तथ्य को, उस सूचना को या उस प्रक्रिया को, उस कंसेप्ट को अपने जीवन में भी उपयोग कर सके। ही बिलीव दैट चाइल्ड हैज हिज ओन वे ऑफ सीइंग, थिंकिंग एंड एक्सपीरियंसिंग। इनका मानना था कि बच्चे का अपना एक नजरिया होता है, अपनी एक सोच होती है और अपने स्वयं के कुछ अनुभव होते हैं, और उन्हीं के माध्यम से वो सीखता है। दे शुड नॉट इम्पोज प्रिंसिपल्स और मेथड्स टू बी फॉलोड। अब क्योंकि हर बच्चे का अपना नजरिया है, अपनी सोच है, अपने अनुभव है, तो उस बच्चे एक पर हम किसी भी बाहरी सिद्धांत को या बाहरी अ, विचार को थोप नहीं सकते। ठीक है। तो हम जो भी परंपरागत जो विधियां हैं, परंपरागत जो सिद्धांत है शिक्षा के, उनका प्रयोग ना ही करें तो बेहतर है। दे शुड बी फ्री टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी द कंटेंट द वे दे लाइक। बच्चे अपनी समझ और अपने तरीके से सीखने के लिए क्या होने चाहिए, पूरी तरह से फ्री होने चाहिए। बच्चा जैसा चाहे वैसा पढ़े, जो चाहे वो पढ़े, उस पर रोक टोक नहीं होनी चाहिए। ही वॉज सपोर्टर ऑफ नेगेटिव एजुकेशन। नेगेटिव एजुकेशन को हिंदी में नकारात्मक शिक्षा कहते हैं। ये नकारात्मक शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे। अब ये नकारात्मक शिक्षा क्या होती है, कल भी क्लास में मैंने डिस्कशन किया था आपके साथ। अभी तो रिवीजन क्लास ही चल रही है। ठीक है। तो नकारात्मक शिक्षा वो होती है जैसे बच्चे को आप पढ़ा नहीं रहे हैं, आप समझा नहीं रहे हैं, बच्चा खुद से कुछ ना कुछ करता चल रहा है, और जो भी वो कर रहा है उससे उसको जो अनुभव मिल रहे हैं वही क्या है, उसकी शिक्षा है। तो उसको हम नेगेटिव एजुकेशन कहते हैं। तो अगर हम इस तरीके से कहें, बच्चा स्वयं के अनुभवों के द्वारा या प्राकृतिक प्रकृति के अवलोकन द्वारा जो कुछ सीखता है वो उसकी नकारात्मक शिक्षा कहलाती है। ठीक है।
नकारात्मक का मतलब यहाँ पर वैसा वाला नकारात्मक नहीं है, अच्छा नहीं, बुरा बुरा बुरा, बुरी शिक्षा नहीं है। नेगेटिव एजुकेशन वो है। पॉजिटिव एजुकेशन जो परंपरागत तरीका चला आ रहा है। परंपरागत तरीका क्या है? किताब होगी, टीचर होगा, क्लास होगी और पढ़ाई हो रही होगी। तो जब क्लास में टीचर द्वारा पढ़ाया जा रहा है किसी किताब से, तो उसको हम पॉजिटिव एजुकेशन कहते हैं, मतलब रूसो उसको पॉजिटिव एजुकेशन कहते हैं। इसके अलावा बच्चा अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी क्रियाएं अपने घर में बाहर करता है खुद से, और उससे जो सीख उसको मिलती है वो नेगेटिव एजुकेशन। जैसे कि चलते फिरते बच्चे ने एक बड़े से पत्थर में पैर मारा, उसको चोट लग गई, तो वहां से उसको ये शिक्षा मिल गई कि बड़े पत्थर में पैर नहीं मारना चाहिए। किसी किताब से नहीं मिल रही उसको ये। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो उसे हम नेगेटिव एजुकेशन कह सकते हैं। एक्सप्लेनिंग हिज न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन, रूसो सेड, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, गिव मी 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड हु डज नॉट नो एनीथिंग बाय 15 ईयर एज, आई विल टीच हिम सो आई विल टीच हिम सो मच एज अदर चिल्ड्रन रीड इन 15 ईयर। ये तो खैर अब ठीक है, इसको ज्यादा उतना महत्व नहीं देना है हमने। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम नेगेटिव एजुकेशन इज सेल्फ एजुकेशन। रूसो के अनुसार नकारात्मक शिक्षा का अर्थ है स्व अधिगम। जब बच्चा खुद से सीखने लगता है बिना किसी किताब, बिना किसी टीचर की सहायता से, है ना, तो बच्चा खुद ही सीखता जा रहा है, तो उसको नेगेटिव एजुकेशन कहते हैं। इट इज द एजुकेशन ऑफ द सेंस ऑर्गन्स एंड बॉडी, जिसमें कि बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों और अपने शरीर, है ना, को समझता है और उनका उपयोग करना सीखता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? बताइएगा। हेलो। देखिए, क्योंकि कल की क्लास में आप लोगों को मैंने लिखवा दिया बिल्कुल। है इतना सब कुछ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप लोगों को लगता है कि करना चाहिए तो फिर मैं कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। बट फिर वही होगा ना, फिर जो चीज़ हम कल पढ़ चुके हैं उसको फिर दोबारा आज पढ़ेंगे, टाइम थोड़ा सा हमारा ज़्यादा चला जाएगा, सिलेबस भी हमको करना ही है टाइमली, तो दिक्कतें रहेंगी। ही बिलीव्ड इन एंगेजिंग चिल्ड्रन टू लर्न इन द नेचुरल इन्वायरमेंट। इनका विश्वास था कि बच्चे को प्राकृतिक वातावरण में सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, कोई बच्चा है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में सीखे, ऐसा कुछ हमको व्यवस्था करनी चाहिए। ही सेड, व्हेन द चाइल्ड लर्न्स इन प्लेग्राउंड, जब बच्चा किसी खेल के मैदान में सीखता है, इट इज मैनी टाइम्स मोर यूजफुल देन व्हाट द चाइल्ड लर्न्स इन द क्लासरूम। जब कोई बच्चा खेल के मैदान में कुछ सीख रहा होता है, तो वो सीख उसकी क्लासरूम के अंदर सीखे गए किसी भी पार्ट से महत्वपूर्ण होती है। इसको समझना जरूरी है। जैसे कि आपको मैंने बताया अभी कि बच्चा चलते फिरते पत्थर में पैर मार रहा है, तो उसको ये बता लिया, ये अनुभव मिल गया, वास्तविक अनुभव मिल गया कि ये खतरनाक है। अगर यही बात क्लास में बताई जाए कि चलते फिरते बड़े पत्थर पर पैर मारने से चोट चोट लगती है, तो शायद बच्चे को उतना नहीं समझ में आएगा जितना उसको खुद करने पर समझ में आया। तो ऐसा ही खेल के मैदान में होता है। खेल के मैदान में बच्चा जो भी कुछ करता है प्रत्यक्ष रूप से करता है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलता है उसको, और डायरेक्ट एक्सपीरियंस आप जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लास के अंदर कुछ पढ़ाया जा रहा होता है वो इनडायरेक्ट लर्निंग होती है बच्चे की, जिसमें कि वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस तो बच्चे को मिल नहीं रहा होता है। तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलने की वजह से प्लेग्राउंड में जो लर्निंग है वो ज्यादा अच्छी होती है ना। और क्लासरूम में डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस नहीं मिल पाते हैं, इसलिए उसकी लर्निंग को ये उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। रूसो ने अपनी किताब एमिल में मीनिंगफुल एजुकेशन बताई है, जिसमें उन्होंने इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था, चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था, एडोलसेंस यानी किशोरावस्था, और यूथ यानी युवावस्था पर कैसी शिक्षा होनी चाहिए इस पर अपने मत दिए हैं। इसके बाद कल की क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी और वो रहा या, ठीक है, ये पोर्शन हमने डिस्कस कल नहीं किया था। तो देखिएगा, स्टेज बाय स्टेज हमें समझना है इनको और जानना है। ये विधियां हैं, विधियां अलग चीजें हैं, उनको रहने दीजिएगा, अभी सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए। इन्फेंसी पीरियड में, इन्फेंसी क्या होती है? बच्चा शैशव अवस्था में जब होता है, अब इसमें 0 to 5 ईयर लिखा है अकॉर्डिंग टू रूसो, वैसे 0 to 6 ईयर भी होता है, कहीं कहीं पर आपका 0 to 3 भी लिखा रहता है, वो ज्यादा डिस्कसिंग का मैटर नहीं है। अभी सिर्फ ये समझना है कि स्टेज ऑफ इन्फेंसी की बात यहाँ पर की जा रही है। तो इन्फेंट जो है यानी कि शिशु जो है, ऐसे बच्चे
के लिए करिकुलम क्या होना चाहिए। तो ऐसे बच्चे को हमको पढ़ाना लिखाना कुछ नहीं है, सिर्फ उसके शरीर और उसकी ज्ञान इंद्रियों का हमने विकास करना है। शरीर का विकास होगा, बच्चा हष्ट पुष्ट होगा, चल फिर सकेगा, अपने अकॉर्डिंग कहीं भी आना जाना, कोई भी अनुभव, देखो कोई भी आपको अनुभव लेना है प्रकृति का, तो उसके लिए आपको आना जाना तो पड़ेगा ही। ठीक है। मोरल कन्वर्सेशन थ्रू मदर टंग। तो मातृभाषा में, ठीक है, मातृभाषा में बातचीत होनी चाहिए बच्चे के साथ। तो जो भी आपका करिकुलम हो उसमें आप बातचीत जो है बच्चे के साथ मातृभाषा में करेंगे। और बातचीत कैसी होगी, कैसी, नैतिकतापूर्ण। ठीक है। डिबार फ्रॉम डेवलपिंग एनी हैबिट। बच्चे में किसी प्रकार की किसी आदत का विकास या निर्माण हमने नहीं करना है, क्योंकि आदतों का विकास करना प्राकृतिक तरीका नहीं होता है। वो तो फिर आपका आदर्शवादी हो जाएगा कि नियम है, नियम मानने हैं, नियम ही तो है आदतों में। प्रकृति मतलब कि बच्चे का जो मन कर रहा है वो करे। बच्चा अपने किसी भी काम को करने के लिए पूरी तरह से फ्री है, तो वह है आपका प्राकृतिक तरीका। ठीक। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड में क्या करिकुलम होना चाहिए, लर्न एवरीथिंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशन। बच्चा, आप लिख सकते हैं आप चाहें तो, यहाँ तक तो कल लिखा था आपने इसलिए स्पीड में बोल दिया मैंने, अब आप चाहें तो लिख सकते हैं, बन गए। तो चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था में किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो लिखिएगा, बच्चा प्रत्यक्ष अनुभवों तथा अवलोकनों द्वारा सीख सके, ऐसा कुछ पाठ्यक्रम। सेकंड है नो प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक। किसी प्रकार से कोई भी किताब नहीं होनी चाहिए। कोई भी किताब नहीं होनी चाहिए का मतलब ये नहीं है किताबें नहीं होनी चाहिए। मतलब ये है कि जैसा होता है ना कि आपको क्लास 1 में ये बुक्स पढ़ानी है, ये टेस्ट लेने हैं, ऐसा। तो वो कह रहे हैं कि कहानी की किताबें रखी हुई हैं बच्चों के सीखने के लिए, जानने के लिए, बच्चा अपनी इच्छा अनुसार जो मन कर रहा है वो किताब उठाए पढ़ ले। स्वाध्याय। बच्चे को हम फोर्स नहीं करेंगे कि ये पाठ पढ़ना है, आज चैप्टर 1 है, कल चैप्टर 2 है, ऐसा इस तरह की जो किताबें होती है वो नहीं पढ़नी। नेगेटिव एजुकेशन मतलब बच्चे को खुद से सीखने के अनुभव देने हैं और अवसर देने हैं आपने, तो नकारात्मक शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फ्री प्ले, मूवमेंट एंड एक्शन। बच्चा, फ्री प्ले का मतलब होता है कि जो मन कर रहा है, बच्चा जैसा मन कर रहा है वैसा कर रहा है, वही उसके लिए खेल है। क्योंकि खेल करवाओगे ना आप, कोई भी खेल, क्रिकेट खेल रहा है बच्चा, फुटबॉल खेल रहा है, तो उसमें भी नियम होते हैं। और रूल्स तो यहाँ पर कुछ होने ही नहीं चाहिए ना। अगर रूल्स होंगे तो हैबिट बनेगी। तो इसलिए अभी फिलहाल के लिए बच्चों को जो रैंडम गेम्स होते हैं बच्चे अपनी इच्छा अनुसार करें, जिसमें कोई नियम वगैरह ना हो। नो रिजिड करिकुलम सजेस्टेड एट दिस स्टेज। किसी प्रकार का कोई भी पाठ्यक्रम इस अवस्था पे थोपना नहीं है। ठीक है। तो ऐसा कोई पाठ्यक्रम विशेषतः यहाँ पर नहीं है। क्लियर हो गया। चलिए फिर चलते हैं हम एडोलसेंस में। एडोलसेंस किशोरावस्था होती है। अब इस समय बच्चा जो होता है लगभग क्लास 7th 8th 9th ऐसे ही क्लासेस में होता है। तो सजेस्टेड फॉर्मल करिकुलम इंक्लूडिंग नेचुरल साइंस। अब यहाँ पर बच्चे के लिए औपचारिक जो पाठ्यक्रम है वो चलाना है। अभी तक तो पाठ्यक्रम, देखिए बाल्यावस्था तक कोई पाठ्यक्रम नहीं होना है। बाल्यावस्था तक कोई भी पाठ्यक्रम नहीं होना है। अब किशोरावस्था में बच्चे के लिए हम एक पाठ्यक्रम निर्माण करेंगे, जिसमें कि कुछ विषय होंगे जैसे प्रकृति विज्ञान, भाषा, गणित। ठीक है। वुड वर्क यानी कि लकड़ी का जो कार्य होता है वो हो गया। म्यूजिक, संगीत हो गया। और पेंटिंग, ये पेनिंग लिखा हुआ है, पेंटिंग हो जाएगा। ठीक है। तो पेंटिंग है ये। ठीक। तो इस प्रकार से ये कुछ विषय है। प्राकृतिक विज्ञान, भाषा, गणित, लकड़ी का काम, और संगीत व पेंटिंग। इसके बाद है एक्टिव वर्क बेस्ड करिकुलम। ऐसा करिकुलम, ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें बच्चा एक्टिव रह करके सीखे। एक्टिव मतलब होता है बच्चा कुछ ना कुछ कर रहा हो, नॉट ऑन बुक्स। किताबें नहीं होनी चाहिए बोल रहे हैं। ठीक है। किताबों को पढ़ करके नहीं सीखना चाहिए बच्चे को। बच्चा कुछ करे, कुछ करने के लिए प्रैक्टिकल्स हो उसके पास, तो वो सीख पाएगा। आते हैं फिर इसके बाद यूथ में। तो यूथ देखिएगा, पहला जो कह रहे हैं कि मोरल एंड रिलीजियस एजुकेशन। अब इस
अवस्था में यानी कि युवावस्था में बच्चों के लिए नैतिक और धार्मिक शिक्षा होनी जरूरी है। लेकिन ये जो शिक्षा है किताबों से नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए कैसे, उसके वास्तविक अनुभवों से। ठीक है, नॉट फ्रॉम लेक्चर्स। भाषण देकर के नहीं सिखाना है बच्चे को धर्म के बारे में। भाषण देकर के बच्चे को हमने नैतिकता नहीं सिखानी है। बच्चा उसको स्वयं से अनुभव कर सके, ऐसा हमने व्यवस्था करनी है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा, किंतु वास्तविक अनुभव द्वारा, न कि व्याख्यान द्वारा। नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा किंतु वास्तविक अनुभव द्वारा, न कि औपचारिक व्याख्यान द्वारा। ठीक है, फिर लिखिए एजुकेशन फॉर बॉडीली हेल्थ। शारीर शरीर की शिक्षा, मतलब कि जो हम आम बोलचाल में हम बोलते हैं ना, स्वास्थ्य के संबंध में पता होना चाहिए हमें क्या खाना है, किस फूड में कितना न्यूट्रिशन होता है ना, क्या चीज हमारे लिए कब हेल्पफुल होती है, किस चीज खाने से कितना नुकसान हो सकता है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। म्यूजिक एंड हैंड ऑन एक्टिविटीज। हैंड ऑन एक्टिविटीज मतलब कि जो वो प्रैक्टिकल्स की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में इतना लिख दीजिएगा आप लोग। आई होप की स्पीड ठीक ठाक होगी, आप लिख पा रहे होंगे सुन करके, है ना। यस सर। फिर देखिए हेडिंग डालिएगा मेथड्स, शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियों में पहला है आपका ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। ठीक है, तो ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण, सबसे पहली विधि है ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण। दूसरी है काउंसलिंग मेथड। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है काउंसलिंग मेथड, वैसे भी लिख लीजिएगा। क्या बोलते हैं काउंसलिंग को हिंदी में हम? परामर्श विधि। परामर्श विधि। फिर है प्लेवे मेथड, इंपॉर्टेंट है, फ्रॉबल द्वारा दिया गया है, ये भी पता होगा आप लोगों को। प्रैक्टिकल वर्क, खेल विधि। प्लेवे मेथड को हिंदी में बोलते हैं खेल विधि। खेल विधि। फिर प्रायोगिक कार्य। फिर है आपका स्व अध्याय, स्व अधिगम। स्व अधिगम, लर्निंग थ्रू सेल्फ एक्सपीरियंसेस, स्व अनुभव से सीखना। स्व अनुभव से सीखना। स्व अनुभव से सीखना। फिर है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। अवलोकन, इंक्वायरी यानी जांच पड़ताल, तथा प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग विधि। ठीक, तो ये होगी आपकी कुछ शिक्षण विधियां। इसके अलावा और भी है दो तीन, देखिएगा। फिर है आपका अन्वेषण विधि, खोज, ह्यूरिस्टिक मेथड यानी अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि लिखिएगा वास्तविक, वास्तविक वस्तुओं का, वास्तविक वस्तुओं का प्रदर्शन। तो ये हो गई आपकी विधियां रूसो के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। ये कहते हैं कि अनुशासन, मतलब हिंदी में लिखिएगा अनुशासन, कंप्लीट फ्रीडम। बच्चों को किसी प्रकार के अनुशासन में नहीं रखना चाहिए। देखिए, बच्चों को किसी प्रकार के अनुशासन में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, बल्कि वे प्रकृति द्वारा मिलने वाले दंड से ही
सही गलत का अनुभव करते हैं। प्रकृति द्वारा मिलने वाले दंड से ही सही गलत का अनुभव करते हैं। फिर लिखिएगा, ये तो हो गया हमारा कि डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए। तो किसी डिसिप्लिन की बात करते नहीं, कहते कोई डिसिप्लिन हमको बनाना ही नहीं है। बच्चे को प्रकृति द्वारा जो दंड मिलेगा वो समझेगा, फिर वो काम नहीं करेगा। जैसे कि अगर कोई बच्चा गरम गरम दूध पीना चाह रहा है, मम्मी कहती है कि बेटा गरम दूध है, मुंह जल जाएगा मत पी, है ना। तो ऐसा नहीं कहना है उसको, गरम दूध पीना चाह रहा है पीने दो। मुंह जलेगा तो दोबारा आप कितना ही कह दोगे गरम दूध पीने के लिए, पिएगा ही नहीं वो, है ना। इसी तरीके से अगर कोई बच्चा आपका बिल्कुल नहा धो करके आता है, पैर गीले हैं, हाथ गीले हैं, और बिजली के तार में हाथ लगाता है, तो आपको आपको पता है करंट लगने वाला है। मत बताओ, लगने दो करंट। एक बार गीले बदन से उसको जब करंट लगेगा तो वो समझ जाएगा कि हाँ मैंने नहाया था, उसके बाद हाथ लगाया तो करंट लग गया, तो अब से क्या है, चप्पल पहननी है। तो आप समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से बच्चे को जब स्वयं के अनुभव से क्या बोलते हैं दंड मिलता है प्रकृति से, तो वो सीखता है। हमारे भी बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि जब ठोकर लगेगी तब सीखेगा करके, हमारे कहने से तो कुछ सीखता नहीं है। कहते नहीं कहते हैं, आप लोग भी कहते होंगे। तो ठोकर लगी कोई आप लोगों को, बताओ अभी तक। हम्म। तो रूसो का तो ये हो गया। फिर अब रूसो के बारे में थोड़ा सा ये लिखिएगा आप कि इनका डिसिप्लिन हो गया। अब लिखिए शिक्षक के लिए। तो शिक्षक के लिए लिखिए, शिक्षक इसमें नहीं मेंशन्ड है, मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ आपको, लिखिएगा। रूसो किसी प्रकार के शिक्षक, रूसो किसी प्रकार के शिक्षक की कल्पना नहीं करते हैं। रूसो किसी प्रकार के शिक्षक की कल्पना नहीं करते हैं, बल्कि प्रकृति को ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक मानते हैं। बल्कि प्रकृति को ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक मानते हैं। ठीक है। फिर लिखिए छात्र, छात्र जिज्ञासु, जिज्ञासु एवं एवं क्रियाशील, जो कि एक्टिव रहेगा हमेशा, है ना। जिज्ञासु एवं क्रियाशील। फिर लिखिए विद्यालय प्रकृति की गोद में। विद्यालय लिखिएगा प्रकृति की गोद में। लिख लिया आप लोगों ने। अब आप रिज्वाइन करिएगा, फिर क्लास करते हैं स्टार्ट।